जय हिंद। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपकी सब्जेक्ट है प्राचीन इतिहास की, ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपकी जो प्राचीन इतिहास, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे क्या कह रहे थे कि सर प्राचीन इतिहास भी पढ़ाइए, तो आज से मैं प्राचीन इतिहास के आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बस वही कराऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक हैं। तो केवल और केवल मैं अति लघुत्तरीय हो गए क्वेश्चन आपके, ठीक है, और लघुत्तरीय हो गए, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है और इन्हीं में से आपको एक नया क्वेश्चन जो है कंप्लीटली जो जितने भी जैसे अति लघुत्तरी हैं, तो आपके अति लघुत्तरी में 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, आज नहीं करवाऊंगा, आज 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसी प्रकार से 5 किसी दिन 10, किसी दिन 5, किसी दिन 10 करके मैं 10 दिन में आपके अति लघुत्तरी खत्म कर दूंगा। फिर अगले 10 दिन में आपके जो है लघुत्तरी खत्म कर दूंगा। फिर 10 दिन में जो है लॉन्ग खत्म कर दूंगा। तो कम से कम 1 महीने का समय है आपके पास, और 1 महीने में आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको डेली बाय डेली देखने को इस पर मिलती रहती हैं, ठीक है। तो मैं बात क्या कर रहा हूँ हिस्ट्री की। तो मेरे दोस्त, हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है, तो ये आपको पता होगा कि हिस्ट्री में जो है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास आपको पढ़ना है। किस भारत का? उत्तर भारत का मेरे दोस्त, ठीक है। और जैसे कि ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है, ये आपका मान लीजिए ये आपका इंडिया है, और इस इंडिया में उत्तर भारत का ऊपर की ओर, जो ऊपर होता है नॉर्थ होता है, ठीक है। तो नॉर्थ भारत का जो राजनीतिक यानी कि उस पॉलिटिकल क्या वहाँ का हिस्ट्री क्या है, किस प्रकार से कितने राजाओं ने शासन किया, ठीक है, उनका शासन आपको हर चीज़ का डेंसिटी जो है, कौन कौन सी वहाँ पर राजवंश चले, उनके बारे में आपको यहाँ पे जानना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वही मैं करवा सकूँगा, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप जो है पूरी बुक पढ़िए फिर जो है उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। केवल 1 महीने का समय बचा हुआ, दिसंबर में आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो राजपूत थे उनकी जो उत्पत्ति कैसे हुई उसका अग्निकुंड सिद्धांत आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा इसका आंसर क्या है कि चंद्रबरदाई, वही चंद्रबरदाई हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड जो है उत्पत्ति का अग्निकुंड से बताई है, ठीक है। यानी कि चंद्रबरदाई ने क्या किया है कि अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, उनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। रासो में क्या बताया उन्होंने? राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। यानी कि जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। कहाँ से हुई मेरे दोस्त? अग्निकुंड से हुई है, ठीक है। तो उन्होंने लिखा है कि जब आबू पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? आबू पर्वत पर, यानी कि जो आपका पर्वत है कौन सा? आबू पर्वत पर ऋषि, कौन से ऋषि? विश्वामित्र के यज्ञ को दैत्य राक्षस विध्वंस कर दे रहे थे, तो दैत्यों का अंत करने के लिए वशिष्ठ ने उसी यज्ञ कुंड से 3 जो है योद्धा उत्पन्न किए, जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। परमार, चालुक्य और कौन क्या कहलाए? प्रतिहार कहलाए, ठीक है मेरे दोस्त। क्या कहलाए? प्रतिहार कहलाए। इसके उपरांत चतुर्थ योद्धा चाहमान यानी कि चौहान को उत्पन्न किया। आप देखते हैं आपको कैसे याद करवाना है मुझको, आप जो है याद करिए कि राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, आप किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे चंद्रबरदाई ने अपने जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उनका क्या? पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है? अग्निकुंड से। तो अग्निकुंड अब कौन कर रहा था अग्निकुंड? तो उन्होंने लिखा है कि जब आबू पर्वत कर, किस पर्वत पर? आबू पर्वत पर ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ, ठीक है, यज्ञ को जैसे कि ऋषि विश्वामित्र जी जो है यज्ञ कर रहे थे, ठीक है, तो दैत्य राक्षस विध्वंस कर दे रहे थे। दैत्य जो राक्षस थे वो उनका यज्ञ भंग कर दे रहे थे। तो दैत्यों का अंत करने के लिए, ठीक है, यानी कि जो राक्षस थे उनका अंत करने के लिए वशिष्ठ ने क्या किया? उसी यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न कर दिए। जो यज्ञ कुंड है, मान लीजिए ये आपका यज्ञ कुंड है, इसमें यज्ञ हो रहा है, ठीक है। जो यज्ञ कुंड जिसमें स्वाहा बोला जाता है, स्वाहा, ठीक है, कोई भी स्वाहा हो, मुझे जो है मंत्र नहीं पता, मगर ये यज्ञ कुंड है। मान लीजिए ये आपके ऋषि विश्वामित्र हैं और वशिष्ठ जी हैं। तो उन्होंने क्या किया? राक्षस लोग आगे, इधर से राक्षस, एक राक्षस आया इधर से, एक राक्षस इधर से आया, एक राक्षस इधर से आया, ये सब क्या कर रहे हैं? इनके यज्ञ को भंग कर दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो आपके ऋषि विश्वामित्र या वशिष्ठ जी ने क्या किया? इसी यज्ञ कुंड से ही 3 योद्धा उत्पन्न कर दिए मेरे दोस्त। कौन कौन से 3 योद्धा उत्पन्न कर दिए? तो 3 योद्धा जो उत्पन्न किए उसमें से एक जो है कहलाया आपका परमार, दूसरा कहलाया चालुक्य, और तीसरा कहलाया क्या? प्रतिहार, ठीक है, और चौथा जो चौहान कहलाया। चौथा यानी चा से चौथा, चा से चौहान कहलाया। तो ये आप कभी भी भूल नहीं सकते आप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? राज तरंगिणी क्या है? ठीक है, राज तरंगिणी क्या है, इसको आपको
जो है संक्षिप्त में लिखना है, यानी क्या लघुत्तरी क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, इसका जो 2 नंबर मिलता है, 2 नंबर में आप कैसे मैं आपको याद करवाऊंगा, केवल आप वीडियो पे बने रहिएगा। आपका काम क्या है, केवल जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना और नोट्स अपने बनाते रहना। ठीक है, और आपको कैसे याद होगा क्लास में, आप तो जानते हैं कि किस प्रकार से याद हो जाता है। तो आधुनिक ऐतिहासिक मापदंडों पर रचित राजतरंगिणी प्राचीन कश्मीर का एक अति प्रसिद्ध ग्रंथ है। यानी कि आधुनिक ऐतिहासिक मापदंडों पर, जो आपका आधुनिक ऐतिहासिक मापदंड है उस पर रचित राजतरंगिणी जो है वो प्राचीन कश्मीर का, यानी कि जो पुराना कश्मीर था उसका क्या है, एक अति प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसका है मेरे दोस्त, कश्मीर का। ठीक है, राजतरंगिणी कहाँ का ग्रंथ है, कश्मीर का एक प्राचीन जो है ग्रंथ है। ठीक है, इसकी रचना कल्हड़ ने की थी। किसने की, राजतरंगिणी की रचना जो है कल्हड़ ने की थी। और कब की, तो 1148 से लेकर के, ठीक है 1148 से मेरे दोस्त कब की, 1148 से लेकर के 1150 ईस्वी के मध्य रचना की। यानी कि 2 साल में इन्होंने राजतरंगिणी को लिख डाला था। ठीक है, चूँकि आपको इतिहास कहाँ तक पढ़ना है, तो आपको 647 ईस्वी से लेकर के, यानी कि 647 ईस्वी से लेकर के और 1200 ईस्वी के बीच ही पढ़ना है। ठीक है, तो जितने भी सन आएंगे मेरे दोस्त, ठीक है, जितने भी सन आएंगे वो किसके होंगे, इसी के बीच में आपको मिलेंगे, 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच। तो देखो 1148 जो है वो इसी के बीच है। तो रचना कब की, कल्हड़ ने 1148 से 1150 ईस्वी के मध्य की। इसमें कुल 8 तरंग हैं। ठीक है, कितनी तरंग हैं, 8 तरंगे हैं राजतरंगिणी में। ठीक है, कितनी तरंगे हैं, 8 तरंगे हैं। राजतरंगिणी इतिहास जो है अध्ययन का एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। कल्हड़ जो है निष्पक्ष इतिहासकार था। कहा भी गया है कि वह गुणवान व्यक्ति प्रशंसा का पात्र है जो रोग द्वेष से ऊपर उठकर एकमात्र सत्य का निरूपण करता है। यानी कि कहने का मतलब जो कल्हड़ जी थे उन्होंने क्या किया है कि कहा भी क्या गया है कि गुणवान व्यक्ति प्रशंसा का पात्र है जो रोग द्वेष से ऊपर उठकर एकमात्र सत्य का, केवल सत्य की बातें इन्होंने कही हैं। ठीक है, तो ये हो गया राजतरंगिणी। अगर बात करें राजतरंगिणी के बारे में तो आपको केवल इतना याद रखना है कि ये आधुनिक ऐतिहासिक मापदंडों पर रचित राजतरंगिणी जो है कश्मीर का प्राचीन कश्मीर का एक ग्रंथ है। और इसकी रचना को किसने की थी, तो कल्हड़ जी ने की थी। कब की, 1148 से 1150 ईस्वी के मध्य। इसमें 8 तरंगे हैं। ठीक है, राजतरंगिणी इतिहास अध्ययन का एक जो है प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। कल्हड़ निष्पक्ष इतिहासकार था। ठीक है, कहा भी गया है कि वही गुणवान व्यक्ति प्रशंसा का पात्र है। यानी कि वही गुणवान व्यक्ति प्रशंसा का पात्र होता है जो रोग द्वेष से ऊपर उठकर एकमात्र सत्य का निरूपण करता है। ठीक है, जो सत्य की बातें करता है वही प्रशंसा का, गुणवान व्यक्ति प्रशंसा का पात्र होता है। ठीक है, तो इतनी बातें राजतरंगिणी के बारे में आप लोगों ने सीख ली होंगी। अब चलते हैं आपके जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, पाल वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, बात करें मेरे दोस्त पाल वंश की, तो पाल वंश का संस्थापक, अब इतना समय नहीं बचा है कि हम एक एक वंश आपको पढ़ाएं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें मुझको जितना डिटेल से बताना होगा मैं बता दूंगा। आप लोगों को केवल और केवल कॉपी और नोटबुक लेकर करके बैठिएगा, मेरी क्लास को केवल एंजॉय करके आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, तो खालिमपुर अभिलेख के अनुसार, कौन से पुर, खालिमपुर अभिलेख के अनुसार राजनीतिक अव्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए प्रकृति ने गोपाल को राजा चुना था। ठीक है, पाल वंश में पाल से गोपाल। ठीक है, तो किसको राजा चुना, गोपाल को राजा चुना। अब यहाँ पे देखते हैं कि खालिमपुर अभिलेख के अनुसार, कौन से खालिमपुर अभिलेख के अनुसार राजनीतिक अव्यवस्था जो थी उससे मुक्ति पाने के लिए प्रकृति ने किसको राजा चुना, तो गोपाल को राजा चुना। तो पाल वंश का राजा कौन है, गोपाल, पाल से गोपाल। ठीक है, अब देखते हैं कि गोपाल की राजनीतिक एवं सैनिक उपलब्धियों के बारे में निश्चयात्मक रूप से मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि उसने बंगाल की अस्त व्यस्तता और शासनाभाव यानी कि मात्स्य न्याय का अंत कर पाल राज्य की नींव डाली थी। यही पाल वंश का संस्थापक था। पाल से आपको याद रखना, पाल वंश का संस्थापक कौन है, तो गोपाल। पाल का यानी कि उसका नाम ही था पाल, तो गोपाल। ठीक है, गोपाल से पाल वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। और किसको हरा करके, तो बंगाल की अस्त व्यस्तता को, यानी कि बंगाल को हरा करके उसने क्या किया था, वहाँ पर अपने उसकी नींव डाली थी। ठीक है, अब चलते हैं कि आपका जो अगला क्वेश्चन है कि प्रतिहारों की उत्पत्ति बताइए। प्रतिहार जो है वो कहाँ से उत्पत्ति उनका कहाँ से हुई है। तो प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में बात करें मेरे दोस्तों, प्रतिहारों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों में कुछ मतभेद है। यानी कि कोई ठोस सबूत इसके बारे में नहीं मिलता है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। कुछ लोग उन्हें विदेशी तो कुछ लोग उन्हें स्वदेशी मानते हैं। प्रतिहार जो है कुछ लोग उनको विदेशी यानी कि बाहर से आया हुआ मानते हैं, तो कुछ लोग उनको स्वदेशी मानते हैं यानी कि अपने ही देश का मानते हैं, परंतु वे वास्तव में भारतीय थे। डॉक्टर
विशुद्धानंद पाठक का अभिमत है। क्या अभिमत है? डॉक्टर विशुद्धानंद कौन से पाठक? विशुद्धानंद पाठक जी ने बताया है, प्रतिहारों के बारे में बताया है मेरे दोस्त। क्या बताया है कि जो है उनके अभिलेखों से जो ज्ञात होता है, देखिए इनका मत है कि उनके अभिलेखों से जो कुछ ज्ञात होता है उससे मूलतः ब्राह्मण ठहरते हैं। यानी कि जो अभिलेखों में क्या चीज़ है, जो अभिलेख वे होते हैं, ठीक है, जिन पर कुछ लिखा गया होता है, तो अभिलेखों से प्राप्त होता है कि जो है वे मूलतः ब्राह्मण हैं, ठीक है। और जो क्या होता है कि मूलतः ब्राह्मण, यानी कि जो अभिलेख हैं उनसे पता चलता है कि ये मूलतः ब्राह्मण हैं जो है क्षत्रिय हो गए थे, ठीक है, जो बाद में क्या हो गए, क्षत्रिय हो गए थे, जो बाद में क्षत्रिय हो गए। बाद में उन्होंने अपने को क्षत्रिय शिरोमणि लक्ष्मण से जोड़ लिया था। यानी कि वो पहले ब्राह्मण थे, फिर बाद में इन्होंने क्षत्रिय हो गए और उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय शिरोमणि लक्ष्मण से जोड़ लिया था, प्रतिहार लोग थे। तो इसके बारे में आप क्या लिख पाएंगे वहाँ पर? जैसे क्वेश्चन आ गया तो आप लिखेंगे कि इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है, कोई उन्हें मानता है कि स्वदेशी हैं, कोई मानता है विदेशी हैं, और लेकिन वे वास्तव में स्वदेशी हैं, यानी कि भारतीय थे, क्योंकि विशुद्धानंद पाठक का मत है कि अभिलेखों से जो कुछ ज्ञात होता है ब्राह्मण थे, बाद में क्षत्रिय हो गए और उन्होंने शिरोमणि लक्ष्मण से, क्षत्रिय शिरोमणि लक्ष्मण से जोड़ लिया अपने आप को, ठीक है, इतना। फिर चलते हैं, आपका जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको लोगों का समय ख़राब नहीं करता हूं, तो जितना हो सकता है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छे से कवर हो जाए। विग्रहराज चतुर्थ, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि विग्रहराज ने अपने भाई जगदेव की हत्या कर 1150 ईस्वी में, ठीक है, यानी कि 1150, अब देखो 1150 आया है सन, तो यहाँ पर राज तरंगिणी आपको ज़रूर याद रखना है, कभी भी आ जाए तो राज तरंगिणी कब लिखी गई, तो राज तरंगिणी मेरे दोस्त 1148 से 1150 मैंने अभी बताया था ऊपर, तो उस ईस्वी में लिखी गई थी, ठीक है। और किसने लिखा? कल्लड़ ने लिखा था। तो जब भी सन आए तो सन को आपको जरूर रिलेट करके पढ़ना है, तभी याद होगा, नहीं तो साला आप सन जो है भूल जाएंगे। तो 1150 ईस्वी में चाहमान वंश के सिंहासन पर बैठा कौन? विग्रहराज ने अपने भाई जगदेव की हत्या करके, यानी कि विग्रहराज कौन था? चतुर्थ। तो अपने भाई जगदेव की हत्या, देखो जितना भी इतिहास है कोई अपने भाई को मारता है, कोई अपने पिता को मार करके गद्दी पर बैठता है, ठीक है। तो अपने भाई जगदेव की हत्या करके 1150 ईस्वी में चाहमान वंश के सिंहासन पर बैठा था। वह बीसल देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन से देव? बीसल देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। वह चाहमान वंश का महाप्रतापी सम्राट था। कौन? विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। सिंहासन पर बैठते हुए वह चाहमानों के गौरव की वृद्धि में जुट गया, यानी कि अपने जो उसका वंश था चाहमान वंश, उसकी यानी कि उसकी प्रतिभा बढ़े, उसका जो यश है वो बहुत दूर तक फैले, उसके बारे में वो जुट गया। उसने चालुक्य, दिल्ली के तोमर, मालवा तथा तुर्कों पर विजय प्राप्त की। कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की? तो चालुक्य, दिल्ली के तोमर पर, मालवा तथा तुर्कों पर विजय प्राप्त की। उसने अपनी कार्य कुशलता से चाहमानों को उत्तरी भारत की सबसे शक्तिशाली सत्ता बना दिया था। यानी कि अपने प्रतिभा के अनुसार, अपनी कार्य करने की क्षमता के कुशलता से उसने क्या किया? चाहमानों को उत्तरी भारत की, क्योंकि आप उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास पढ़ रहे हैं तो बात आएगी उत्तरी भारत की, तो उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली सत्ता बना दिया था। कौन? विग्रहराज चतुर्थ ने। तो आज के आपके जो है मेरे दोस्त 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे 5 क्वेश्चन आपको क्लास में याद हो चुके होंगे, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जो है बेशक पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई डिस्क्रिप्शन में या बॉक्स में, वहाँ पर जुड़ जाइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।